Hello everyone, this is Kavita, your science mentor. Welcome to you all on the digital platform of ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज बात करेंगे एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा। एनिमल में जो ट्रांसपोर्टेशन है वही फूड का होगा, वाटर का होगा, रेस्पिरेटरी गैसेज का, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मोन का। वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनिमल्स की बॉडी में जो सर्कुलेशन होगा उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितने टाइप का होगा। दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, या कहें दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एनिमल्स में होगा। एक है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्या चीज आ गई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों में डिफरेंस, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ओपनली फ्लो करता है, वेसल्स में फ्लो नहीं करता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो आपका वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। वेसल्स में मतलब आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के अंदर फ्लो करता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो डायरेक्टली ऑर्गन के ऊपर से फ्लो करेगा। क्लियर हो गई ये चीज। क्लोज का मतलब क्लोज, ब्लड क्लोज है, बंद है किसके अंदर, ये ब्लड वेसल्स के अंदर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड किस में फ्लो करेगा, ब्लड वेसल में, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, वहां पर ओनली लुकैने और इसके अंदर आपका ब्लड जो है फ्लो करेगा। लुकैने मतलब कैविटी जो होती है जहां पर ऑर्गन होते हैं वहां से फ्लो करेगा। एग्जाम्पल के अंदर इसके अंदर आ जाएंगे एनेलिडाज है, मोलस्का है एंड ऑर्थ्रोपोडा। ये फाइलम्स होते हैं जिनमें हम लोग जो है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। 9th क्लास के अंदर ये चैप्टर जो लास्ट ईयर कट गया था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें आप लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब 11th क्लास में जो बच्चे बायोलॉजी रखेंगे वहाँ पर इनके बारे में पढ़ेंगे, और 9th में अगेन ये चैप्टर इस साल आ गया वापस। ऑर्थ्रोपोडा के बारे में एक चीज ध्यान रखना, सबसे बड़ा फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। जैसे आपका हाउस फ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया, वो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन आएंगे, एनेलिडाज आएंगे, और आपके इसके अंदर सारे के सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर बैकबोन होती है, दे आर वर्टिब्रेट्स। हम लोग किसके अंदर आएंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आएंगे। अब देख लेते हैं ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह का होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक है कौन सा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा कौन सा है, लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड फ्लो करेगा, हमारी बॉडी में कितने टाइप के फ्लूइड होते हैं, ह्यूमन बींग्स में 2 तरह के फ्लूइड हैं, एक होगा ब्लड और दूसरा होगा आपका लिम्फ, जो दोनों सर्कुलेट होते हैं। ठीक है। इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन आ जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सर्कुलेट हो रहा है, लिम्फ सर्कुलेट होता है। अब बात शुरू करते हैं किसकी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि इसमें क्या चीज आएंगी। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या लिया है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें हैं, ब्लड, ब्लड वेसल एंड थर्ड वन इज द हार्ट। ब्लड क्या है, अब यहां से शुरू करेंगे ब्लड के बारे में। क्या चीज है ब्लड, अगर आपको सिंपली पूछा जाए व्हाट इज ब्लड, क्लास में पूछते हैं हम लोग, जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो उसमें पूछते हैं बच्चों से व्हाट इज ब्लड, खून, खून होता है ब्लड। सबको मालूम है कि ब्लड जो है वो खून है, लेकिन एक्चुअल में साइंटिफिक टर्म में अगर हम बात करें तो व्हाट इज ब्लड, 3 अगर आपको वर्ड्स के अंदर आंसर देना हो तो क्या होगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे सिंपल आंसर है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके बारे में 9th क्लास में आप लोगों ने टिश्यू चैप्टर के अंदर पढ़ा था। अब देख लेते हैं इसके थोड़े से क्या क्या इसके क्या करना चाहिए, कैरेक्टर्स क्या क्या हैं ब्लड के। नेवर स्टेशनरी, ब्लड कभी भी स्टेशनरी नहीं होता, हमेशा सर्कुलेट होगा। अगर ब्लड स्टेशनरी हो गया तो इंसान ही स्टेशनरी हो जाएगा। ब्लड हमेशा फ्लो करेगा, कभी स्टेशनरी नहीं होता। कलर क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा ब्लड का, आर्टरीज के अंदर ब्राइट रेड कलर होता है, वेन्स के अंदर डार्क रेड होगा, ग्रीन नहीं होता, जो आपको हाथ में यहाँ दिखाई देती है ना, यहाँ ग्रीन नहीं होता इनका, इसका कलर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसका कलर क्या होगा आपका, डार्क रेड होगा। जब भी हम वहां जाते हैं ना, उसमें ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो ब्लड जो निकालते हैं तो काले रंग का ब्लड निकलता है, एक्चुअली काला नहीं, वो डार्क रेड कलर का ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में फ्लो करेगा, वेन्स के अंदर फ्लो करता है। वॉल्यूम कितना रहेगा ब्लड का, 5 to 6 लीटर वॉल्यूम रहेगा ब्लड का, इतना होता है हर एक ऑर्गेनिज्म, इसमें ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड। टेस्ट कैसा रहेगा, सॉल्टिश,
कभी टेस्ट किया है ब्लड को? हाथ में से कभी निकल जाता है ब्लड, को पिन लग गई या कंपास लग गया तो ब्लड निकलेगा, तो डायरेक्टली वो किसके अंदर जाएगा? मुंह के अंदर जाती है आपकी फिंगर। तो आप कभी इसको नोटिस करना, इसका टेस्ट कैसा रहेगा? नमकीन टेस्ट होता है, सॉल्टिश टेस्ट होता है। एक चीज यहाँ पर छोटी सी बात और कर लेते हैं। आप अभी जैसे मैंने बोला कि पिन आपकी उंगली में लगी और आपने तुरंत जो है ऑटोमेटिकली, ये ह्यूमन नेचर ये है कि वो सीधा डायरेक्ट मुंह में जाएगी वो उंगली, ठीक है, और ब्लड जो है वो 1-2 मिनट में वहां से फ्लो करना बंद कर देता है। क्यों? इसके पीछे आंसर ये होगा, माउथ के अंदर क्या है? सलाइवा, और सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है, ये इस ब्लड फ्लो को बंद कर देगा, रोक देगा। अगली बात है पीएच की। पीएच कितनी होती है ब्लड की? पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है इसमें ब्लड की? ब्लड की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर के अंदर आएगा पीएच, वहां पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। यहां पर सिर्फ इतना जानिए कि ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। दैट मीन्स ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन होगा। एक नोट में दिया हुआ है आपको, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हेमियोपोइसिस बोला जाएगा ब्लड की फॉर्मेशन को। हेमियोपोइसिस ब्लड की फॉर्मेशन को बोला जाता है। ये वाले पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। अब थोड़ा सा एलेबोरेशन ब्लड का और कर लिया जाए। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? ब्लड को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा होता है सस्पेंडेड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट होगा? 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा एंड रेस्ट ऑफ 45% इज सस्पेंडेड सेल्स। सस्पेंडेड सेल्स में कौन कौन सी सेल्स आ गई हैं? आरबीसीज, रेड ब्लड कार्प सेल्स, और इरिथ्रोसाइट्स। देखिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो सेकंड नेम इनके दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे ये आरबीसी का क्या दिया हुआ है? इरिथ्रोसाइट दिया हुआ है। डब्ल्यूबीसी का क्या दिया हुआ है? ल्यूकोसाइट है। एंड प्लेटलेट्स को क्या बोला जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये सेकंड नेम आपको आने चाहिए। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जाएगा? आरबीसी नहीं बोल के इरिथ्रोसाइट लिखा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी और आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट। बात यहाँ स्टार्ट करते हैं किसकी? प्लाज्मा से शुरू करते हैं। प्लाज्मा 55% प्लाज्मा है। कलर क्या रहेगा इसका? स्ट्रॉ के जैसा कलर होता है। स्ट्रॉ मतलब जब आपके ये फसल जो है, क्रॉप जब हार्वेस्ट हो जाती है तो बाद में जो बचती है ना नीचे, उसका कलर कैसा होता है? येलो समथिंग, सुनहरा कलर, गोल्डन कलर, उसके लिए आता है ये स्ट्रॉ कलर होगा। इसका कलर में कैसी होगी? स्ट्रॉ के जैसा इसका कलर होगा, ठीक है। 90% प्लाज्मा का 90% पार्ट क्या रहेगा? वाटर रहेगा। 10% पार्ट के अंदर इसमें आ जाएंगे आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसमें भी क्या आएंगे? इसके अंदर आ जाएगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कुछ सॉल्ट भी यहां पर प्रेजेंट होंगे, और साथ में यहां पर प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स की अगर बात करेंगे तो वो होते हैं ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, और एक आएगा इसमें फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, इस फाइब्रिनोजन की प्रोडक्शन तो होगी कहां पर? लिवर के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती है। फाइब्रिनोजन की प्रोडक्शन लिवर के अंदर होती है। प्रेजेंट कहां पर ये रहेगा आपका? इसमें प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट होती है फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये तीनों चीजें प्रोटीन हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होंगी? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन क्या है प्लाज्मा का? क्या फंक्शन है? सॉल्वेंट का काम करेगी। और ये तीनों की तीनों जो आपकी ब्लड सेल्स हैं वो प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज ये क्या करेगी आपका, ये दूसरा ये कलर इसका बताया था आपको, स्ट्रॉ कलर का हो ही गया था। और क्या काम करेगी ये प्लाज्मा? हाँ, ध्यान है आपको, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन किया था, उसमें 73% पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। पिछले वाले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और आप लोग ध्यान में रखेंगे, मैंने आपसे कहा कि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन है।
प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। अगर मैं इस प्लाज्मा में से इस फाइब्रिनोजन को निकाल दूं, इस फाइब्रिनोजन को मैंने इसमें क्या कर दिया, निकाल दिया, तो बचने वाला पार्ट क्या रह जाएगा, उसको बोलेंगे सीरम। बचने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, अगर प्लाज्मा में से आपने फाइब्रिनोजन को निकाल दिया। क्या ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? सीरम क्या चीज होती है, सीरम क्या होगा, ये यहाँ जो सीरम लिखा है, व्हाट इज दिस सीरम? फेस पे लगाने वाला सीरम नहीं है जो फीमेल्स जो है रात को लगा करके सोती हैं, वो वाला सीरम नहीं है, वो अलग चीज है। ठीक है, प्लाज्मा का ही एक पार्ट है जहां से आपने एक इस स्पेशल प्रोटीन को रिमूव कर दिया, दैट पार्ट इज सीरम। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में आपको इतना ही करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, आरबीसी की। शुरू करते हैं। आरबीसी क्या होंगी, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा नाम क्या है इसका, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि इसकी प्रोडक्शन कहां पर होगी, इसकी प्रोडक्शन होती है बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, बोन का एक पार्ट होता है, वहां पर इसकी उसको बोन मैरो बोलते हैं, वहां पर इसकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो, इसकी सॉरी आरबीसी की। दूसरी चीज ये, इसका नाम आरबीसी क्यों है, रेड ब्लड सेल्स क्यों है, क्योंकि ये कलर में कैसी होंगी, रेड होंगी। अब कलर में रेड क्यों होंगी, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट होगा आपका, हीमोग्लोबिन, यहां पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या होगी, कलर में रेड होगी। हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसको हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। आप लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि आप लोगों के पास हीमोग्लोबिन है, नहीं तो हेड से फीट तक आपकी ऑक्सीजन को जाने में कितना टाइम लग जाएगा, 3 साल का लग जाएगा। ये बहुत क्विक लेकर के जाएगा ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इसमें हीमोग्लोबिन जो है, हीमियो ये वर्ड आता है किसके लिए, आयरन के लिए, ये आएगा आयरन के लिए। और ये ग्लोबिन वर्ड जो है ये किसके लिए आता है, दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाएगा और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का कलर रेड रहेगा। ठीक है, अब इसमें हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में प्रॉपर रहे, प्रॉपर हीमोग्लोबिन आपके पास हो, आप क्या करेंगे उसके लिए, आपको चाहिए एक मिनरल, उसका नाम क्या हो जाएगा, आयरन। जैसे हम लोगों ने प्लांट्स में भी बात की थी कि प्लांट्स में भी एक पिगमेंट प्रेजेंट था, वो पिगमेंट कौन सा था, क्लोरोफिल। ह्यूमन बीइंग्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो कौन सा है आपका, हीमोग्लोबिन। प्लांट्स में क्लोरोफिल, यहाँ कौन सा, हीमोग्लोबिन। क्लोरोफिल की प्रॉपर फंक्शनिंग हो, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो, ग्रोथ ज्यादा, फंक्शनिंग नहीं, ग्रोथ ज्यादा हो, तो वहां पर किसकी जरूरत थी, मैग्नीशियम की जरूरत थी। हीमोग्लोबिन की प्रॉपर ग्रोथ हो, इसके लिए किसकी जरूरत है आपको, आयरन की। आयरन किस में प्रेजेंट होगा, आप लोगों से कहा जाता है ना कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपको खानी चाहिए, उन सब के अंदर आयरन होगा, बीट रूट के अंदर होगा, आपका पोमोग्रेनेट के अंदर आयरन होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे कि लाइफ स्पान। लाइफ स्पान, जिंदगी कितने दिनों की है इसकी, ओनली 120 डेज। 120 डेज तक ये जिंदा रहेंगी, उसके बाद ये डेड हो जाएंगी। डेड होने के बाद, डेड होने के बाद ये कहाँ पर जाएंगी, डेड जो आरबीसी होंगी ये लिवर में चली जाएंगी। लिवर का भी एक पार्ट है स्प्लिन, उसके अंदर डेड आरबीसी चली जाएंगी। वहां जाकर के क्या करेंगी ये, वहां जाकर के इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन होगा, सब्सटेंस बनेगा बिलिरुबिन, जो कि क्या करेगा, बाइल जूस को कलर देने का काम करेगा। सपोज दैट कि ये ज्यादा होने लग गया, ज्यादा डिकम्पोजिशन होने लग गया आरबीसी का, बिलिरुबिन की क्वांटिटी वहां पर बढ़ गई तो जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, डेड आरबीसी को पहुंचा दिया, इसका लाइफ स्पान भी हो गया, फंक्शन क्या था वो भी हो गया। फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन तो हुआ ही नहीं अभी तो यही बोला था कि हीमोग्लोबिन होता है। फंक्शन ये रहेगा कि हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने का काम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम करेगा। इन शॉर्ट गैसेज एक्सचेंज का काम करेगा कौन, ये हीमोग्लोबिन और आरबीसी। अब जहां पर आरबीसी ज्यादा होंगी, ब्लड का कलर ज्यादा रेड होगा, ऐसे जो पीपल्स होते हैं उनकी मतलब जो पिंकिश कलर जिनका दिखाई देता है, नाखून भी ज्यादा पिंक दिखाई देता है, दैट मीन्स आरबीसीज वहां पर ज्यादा होंगी, ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। आरबीसी कम हो जाए, आरबीसी अगर कम हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा।
ब्लड कम हो जाएगा तो ऐसी डिजीज को क्या बोला जाएगा? एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया हो जाएगा। कुछ नहीं, आयरन वाली आप चीजें खाएं तो उससे ये दूर हो जाएगी। एक चीज आती है कि ब्लड बनता ही नहीं है। ब्लड नहीं बनता मतलब आरबीसी बन ही नहीं रही है, आरबीसी बन ही नहीं रही है। उस कंडीशन का क्या नाम होगा? उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। उसमें क्या होता है कि हर 10-15 दिन के बाद में ब्लड जो है वो चढ़ाना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ब्लड चढ़ाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उसकी आगे बात करेंगे, पहले इन तीनों के बारे में बात कर लें। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं वो सारी बात हम लोग इसके बाद में करेंगे। उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी। मेरे हिसाब से मैंने आपको आरबीसी के बारे में जो आपके लेवल तक का था वो सारा बता दिया है। अब आगे की तरफ चलते हैं। आरबीसी में कुछ छूट तो नहीं गया? और इतना ही है आरबीसी में, इतना ही करना है आपको। ठीक है, अगला यहाँ पर एक थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं पेज हम लोग। अब बात करेंगे यहाँ डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स। दूसरा नाम क्या लिखा था अभी? ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, व्हाइट क्यों है? आरबी इसमें व्हाइट क्यों है? इसमें वो पिगमेंट नहीं है। और दूसरा ये जो ल्यूकोवर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है? व्हाइट, इसका मतलब ही व्हाइट कलर है। ठीक है, अब इसकी प्रोडक्शन कहां पर होगी? इसकी प्रोडक्शन भी बोन मैरो के अंदर होती है, बोन मैरो के अंदर होगी। इसका लाइफ स्पान कितने का होगा? इसका लाइफ स्पान होगा आपका 6 से 7 दिन का होता है, 6 to 7 डेज का लाइफ स्पान इसका होगा। मरने के बाद कहाँ जाएंगी ये? मरने के बाद ये, जैसे आपकी आरबीसी डिकम्पोज हुई थी ना, कुछ पार्ट लिवर में चला गया था, लिवर के स्पिल में चला गया था, वहां पर हो जाएगी। और बाकी ये आपका जो पिंपल्स वगैरह होते हैं ना उसकी फॉर्म में निकलती हैं, लिवर में जाएगी डेड होने के बाद। लिवर के भी कौन से पार्ट में? स्प्लिन में चली जाएगी। ठीक है, अब ये लिवर के अंदर आपकी, जब ये पीछे हमने भी बात की थी ना, ये लिवर में डेड आरबीसी चली गई थी, इसको बोला जाता है ग्रेव ऑफ आरबीसी, ग्रेव ऑफ डेड आरबीसी या ग्रेव ऑफ आरबीसीज। आरबीसी की कबर बोलते हैं इसको, लिवर को। ठीक है, अब यहाँ पर ये बन भी गई, लाइफ स्पान में बता दिया, डेड भी हो गई ये। इनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक आरबीसी पे वापस आइए एक बार, कम बैक टू आरबीसी। यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी आरबीसी के लिए वो ये रह गई यहाँ कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी में क्या रहेगा? न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। एक तो न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, ईआर, ईआर भी एब्सेंट रहेंगी, और एक चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एब्सेंट रहेगी, ये भी एब्सेंट रहेगी। ठीक है, अब ये एब्सेंट क्यों रहेंगी? माइटोकॉन्ड्रिया को तो समझ में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर जनरेट करनी है उसको, ऑक्सीजन का यूज करके वो पावर जनरेट करती है। अब आरबीसी का फंक्शन क्या है? वो तो खुद ऑक्सीजन को लेकर के जा रही है। जब आरबीसी खुद ऑक्सीजन को लेकर के जा रही है, इफ आरबीसी है माइटोकॉन्ड्रिया, देन दिस माइटोकॉन्ड्रिया विल यूज दैट ऑक्सीजन, तो इसकी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, इसीलिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी। ईआर का क्या काम रहेगा? ईआर क्यों एब्सेंट है? ईआर इसलिए एब्सेंट है क्योंकि इसमें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम, इसको फ्लेक्सिबिलिटी देंगी ईआर की एब्सेंस, आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ईआर। न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट है? न्यूक्लियस के एब्सेंट होने से इसकी शेप बनती है आरबीसी की, आरबीसी की शेप बनती है न्यूक्लियस के एब्सेंट होने से। और आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाइकनकेव। शेप कैसी होती है इसकी? बाइकनकेव। बाइकनकेव मतलब समझते हैं? जेम्स देखे ना, जेम्स, जेम्स की जैसी शेप होती है, दैट इज बाइकनकेव। न्यूक्लियस, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, शेप हो गई इनकी किसकी तरह की? आपकी बाइकनकेव। न्यूक्लियस एब्सेंट यहाँ बता दिया, ये किसके अंदर है? ह्यूमन बींग्स में। एक चीज ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन बींग की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जब तक वो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसके बाद ये एब्सेंट हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। कैमल की आरबीसी के अंदर ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है आपका कि जो आप कैमल की आरबीसी होंगी, कैमल की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस
प्रेजेंट रहेगा। कैमल की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज मैमल्स की जो न्यूक्लियस आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। कैमल एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इतना करना है आपको आरबीसी के बारे में, ठीक है। अब आ जाए इधर, तभी मुझे लगा था कि आरबीसी में कुछ समथिंग इज मिसिंग इन आरबीसी, अब वो कंप्लीट हो गया, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी उस पे आ जाए शेप पे, फॉर्मेशन बोन मैरो में होगी थी, लाइफ स्पान 6 to 7 डेज हो गया था, डेड कहाँ चले जाएंगे, लिवर के पार्ट में चली जाएंगी। अब यहाँ इसकी शेप कैसी होगी, सबसे उससे पहले न्यूक्लियस यहाँ पर कैसा रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। शेप कैसी होगी इसकी, अमीबा की जैसी शेप होगी, अमीबॉइड शेप होती है इसकी, अमीबा की जैसी शेप होती है, इरेगुलर शेप होती है ना, या आप इसमें ये भी लिख सकते हैं इरेगुलर शेप होती है। सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये डब्ल्यूबीसी की जो शेप अमीबॉइड शेप है या इरेगुलर शेप है, इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये होता है कि ये जल्दी से स्क्वीज हो जाएगी, ब्लड वेसल्स में से स्क्वीज हो जाएगी, बाहर निकल सकती है। ये बाहर निकलने का क्या फायदा रहेगा, क्योंकि इसका काम होता है फाइट विद इन्फेक्शन, फाइट विद इन्फेक्शन। तो जहां पर भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, जल्दी से ये ब्लड में से स्क्वीज होकर के वहां पर पहुंच जाएंगी, और किसकी प्रोडक्शन करेंगी, किसकी प्रोडक्शन करेंगी, वहां जाकर के ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती हैं। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? सिंपल चीजें हैं बहुत, इससे इजी लैंग्वेज इसमें हो नहीं सकती। वहां पर जाकर के ये क्या करेंगी, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती है। ये एंटीबॉडीज कौन बनाएगा, देखिए डब्ल्यूबीसी के भी आगे पार्ट आते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट, आपको वो नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ही करना है। इसमें से मैं आपकी थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एंटीबॉडीज, एक लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये क्या, उसमें से भी टी लिम्फोसाइट जो है ये क्या करेगी, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेगी। ये एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करती है, जो कहां पर चली जाएगी, ये एंटीबॉडीज प्लाज्मा में चली जाएगी। क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई? ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, प्लाज्मा में चली जाएंगी। कभी इसका नाम सुना है लिम्फोसाइट का? अगर आप लोगों को कभी सीबीसी करवाते हैं जब हम लोग, उसका रिपोर्ट कभी अगर आप लोग उसका रिपोर्ट देखें तो वहां पर आपको सारे नाम मिलेंगे, वहां पर आपको सारे नाम मिलेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ग्रेन्युलोस, ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये लिम्फोसाइट, ये सारे नाम आपको वहां पर मिलेंगे। ये जो नाम होंगे जो भी लास्ट में बताया मैंने आपको, दीज आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। तो इसने आपको प्रोडक्शन कर दिया किसके साथ, इन्फेक्शन से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, सोल्जर्स ऑफ बॉडी। हमारी ये बीमारियों से ये हेल्प करते हैं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यूनी सिस्टम को क्या करते हैं, ये डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे। इम्यूनी सिस्टम का मतलब आपकी बॉडी की खुद की एक पावर होती है टू फाइट विद इन्फेक्शन। कभी कभी छोटा मोटा खांसी जुकाम, हल्का फीवर हो जाता है तो अपने आप ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में उनका बॉडी इम्यूनी सिस्टम अच्छा होता है। कोविड में भी जिन लोगों का इम्यूनिटी पावर अच्छा था, इम्यूनी सिस्टम अच्छा हुआ था, वो झेल गए उसको, उनको नहीं हुआ। बाकी जिनका ये वीक था उनको घेर लिया वायरस ने। अच्छा, अब इसमें दिस इज ऑल अबाउट डब्ल्यूबीसी, इसका कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसका कुछ नहीं भूली हूं मैं, इसमें मैंने आपको सारा बता दिया। अब तीसरी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर किसकी, तीसरी सेल जो है वो कौन सी है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या था, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। फॉर्मेशन सेम, फॉर्मेशन इसकी भी किसके अंदर होगी, बोन मैरो के अंदर होगी, बोन मैरो के अंदर इसकी फॉर्मेशन होगी। लाइफ स्पान इसका कितने दिन का रहेगा, इसका लाइफ स्पान रहेगा 10 डेज का, ठीक है। इसका डिकम्पोजिशन सेम एज आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। फंक्शन क्या रहेगा इसका, सबसे सिंपल है, प्लेटलेट, इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना आपको। फंक्शन ये रहेगा, ये ब्लड का क्लॉट बनाएगी, सब ब्लड का क्लॉट बनाने का काम करेगी प्लेटलेट्स। कहते हैं ना कि उसमें जिन लोगों में प्लेटलेट्स कम होती हैं, वैसे तो उनमें डेंगू होता है, एक डिजीज होती है जिसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, होता है ना, चोट लग जाती है, ब्लड निकलता रहेगा, फ्लो करता रहेगा।
एक डिजीज है, उसके अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। अगर ऐसे पर्सन को अगर ये लग जाए कट, तो सिर्फ डॉक्टर ही उसको मतलब ट्रीट कर सकते हैं। तो वहां पर क्या है, प्लेटलेट्स की कमी है, ऐसी वो डिजीज हीमोफीलिया बोलते हैं उसको। हीमोफीलिया में ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन हो गया ब्लड का क्लॉट, डब्ल्यूबीसी का हो गया इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगी, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, और आरबीसी का था ट्रांसपोर्टेशन करेगी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ पर छोटी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि ये ब्लड का क्लॉट किस तरह से बनता है। याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ब्लड का क्लॉट किस तरह से बनेगा। अब सपोज दैट इंजरी हो गई, चोट लग गई। जब चोट लगेगी ना, तो वहां पर क्या होगा, जो इंजर्ड टिश्यू सेल और जो प्लेटलेट्स होंगी वो वहां पर फॉर्मेशन करेंगी, स्क्रीशन करेंगी किसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये एक सब्सटेंस होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्स फैक्टर बोलते हैं इसको। थ्रोम्बोप्लास्टिन को स्क्रीट करेगी। कौन स्क्रीट करेंगी, इंजर्ड टिश्यू सेल और जो प्लेटलेट्स होंगी ना, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को स्क्रीट करेंगी, रिलीज करेंगी। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, आपकी प्लाज्मा के अंदर ही एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, अब ये प्रो की स्टेट में है ना, सो दिस इज इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, इस प्रोथ्रोम्बिन को, दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ये एक्टिवेशन के बारे में वहां भी पढ़ा था हमने डाइजेशन में। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन इनएक्टिव थे, एक्टिवेशन के बाद पेप्सिन एंड रेनिन बन गए थे। यहाँ पर भी प्रोथ्रोम्बिन है, इनएक्टिव है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स इसने इसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। अब साथ में यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन, अभी बात की थी ना थोड़ी देर पहले, फाइब्रिनोजन कहाँ प्रेजेंट था, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट था। फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कौन, थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में। यहाँ पर हम लोग एक बार थोड़ा सा इसका कलर चेंज अगर कर लें तो इस तरह से, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को बाद में, जब आप लोग इसका पीडीएफ देखेंगे कंफ्यूजन नहीं रहे इसमें। मुझे ध्यान नहीं रहा पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में, इस तरह से कर लीजिएगा इसको। फाइब्रिन में हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा। ये है सोल्यूबल, सोल्यूबल सोल्यूबल है मतलब लिक्विड फॉर्म में है, ये सोल्यूबल है। और जो ये रहेगा ना फाइब्रिन, फाइब्रिन इनसोल्यूबल रहेगा। इनसोल्यूबल बन गया, किसने बनाया, थ्रोम्बिन ने बनाया। अब ये फाइब्रिन एंड डेड आरबीसी ये क्लॉट बना देंगी। तीन ही चीजें याद करनी है इसके अंदर। इंजर्ड टिश्यू थी, प्लेटलेट्स थी, उसने क्या स्क्रीट किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन स्क्रीट कर दिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम की हेल्प से क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव था उसको एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन बना दिया। थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन जो सोल्यूबल था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इनसोल्यूबल फाइब्रिन ने। अब फाइब्रिन ने क्या किया, डेड आरबीसी के साथ मिलकर के क्लॉट बना दिया। इतना सा है आपका ब्लड क्लॉट, याद कर लीजिएगा इसको, हो जाएगा, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। फाइब्रिन प्लस डेड आरबीसी क्या बन जाएगा, यहां क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, डॉट नहीं है ये क्लॉट है, ठीक है। ये दिस इज, ये बन जाएगा यहां पर ब्लड का क्लॉट। यहीं से एक चीज और ध्यान में आती है। अब ये प्लेटलेट्स आपकी उसमें ब्लड के अंदर है, इसने जैसे ही कुछ कट लगेगा ये क्या करेगी, आपका क्लॉट बना देगी। थोड़ी देर में क्लॉट बन जाएगा, विद इन 2-3 मिनट्स क्लॉट बन जाएगा। जब ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट है और क्लॉट बनाती है, तो बॉडी के अंदर भी जब ये प्रेजेंट होती है तब वहां भी तो क्लॉट बनना चाहिए। प्लेटलेट्स हैं, क्लॉट बनाने का काम करेंगी। वहां के लिए एक सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, हिपेरिन। इसको आप नोट की फॉर्म में भी देख सकते हैं, हिपेरिन। हिपेरिन रोकेगा ब्लड क्लॉट को बॉडी के अंदर। क्या लिखेंगे इसको, हिपेरिन क्या करेगा, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होने देगा,
इन बॉडी, उसको प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट लिख सकते हैं आप, उसको प्रिवेंट करेगा, बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देगा ये। ठीक है, अब ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हम लोगों ने पढ़ी हैं तीनों, इन सब का काउंट फिक्स होता है कि नंबर में कितनी होंगी, इतने लाख से इतने लाख, इस तरह से होता है ये। सुना नहीं कि डेंगू के टाइम में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स कम हो गई, डेंगू हो गया, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए, अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ गई, आपने मेडिसिन ली, वो ठीक हो गई, ठीक है, फिर कुछ हुआ ऐसा, आपने कुछ ऐसा खा लिया या आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए जो आपको सूट नहीं कर रहा, डब्ल्यूबीसी फिर बढ़ गई, आपने मेडिसिन ली, वो फिर से ठीक हो गई, दैट इज कॉल्ड एलर्जी, क्योंकि वो दवाइयों से ठीक हो रही, दैट इज एलर्जी। क्लियर हो गया ये? सेंसिटिव हो गई, आपकी जो बॉडी थी वो सेंसिटिव हो गई, क्योंकि डब्ल्यूबीसी आपकी ऊपर नीचे हो रही है, आपकी बॉडी सेंसिटिव हो गई। इफ डब्ल्यूबीसी काउंट रेगुलर इंक्रीज ही होता रहे, कम ही ना हो, दवाइयों से भी कम ना हो, बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाती है वो, उसको क्या बोलेंगे, बार बार नाम भी नहीं लेना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट लगातार बढ़ता जाएगा तो, और कमी नहीं होगा तो। और आरबीसी का तो बता ही दिया था, आरबीसी अगर कम हो जाएंगी तो क्या होगा, वो एनीमिया हो जाता है। अब जो हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना, आरबीसी जो होते हैं उन जिनमें आरबीसी ज्यादा होती हैं तो नेल्स का कलर पिंकिश होता है, और स्किन का कलर भी पिंकिश में आता है। जैसे अगर हम लोग श्रीनगर की बात करते हैं तो वहाँ के लोगों को आप देखिए कि उनकी स्किन जो है पिंकिश कलर में आती है, एक तो होता है गोरा और एक होता है पिंकिश, उसमें उनमें आरबीसी ज्यादा होती हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है, और उस बॉडी जो अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, ऑक्सीजन की कमी को फुलफिल करने के लिए वहां के लोगों में नंबर ऑफ आरबीसी ज्यादा होती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो है आपकी ब्लड सेल्स का। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने थोड़ा ब्लड लिया है, अब ब्लड का भी हर एक पार्ट अलग हो जाता है, ब्लड का हर एक पार्ट जो है अलग हो सकता है, क्योंकि हम लोग ये सुनते भी हैं और ये देखते भी हैं कि प्लेटलेट्स चढ़ानी है, डब्ल्यूबीसी देनी है, किसी को आरबीसी देनी है, तो उनको अलग 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 भी कर सकते हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्लड एक कोलाइडल होता है, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से इसके हर एक पार्ट को आप अलग अलग कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग दिखाया गया है। सबसे नीचे कौन है, आरबीसी, यानी सबसे हैवी होती है। उसके बाद कौन सी आ गई, प्लेटलेट्स। फिर कौन सी आ गई, व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद क्या आ गया, प्लाज्मा आ गया। यहाँ देख लीजिए, आपको प्लाज्मा का कलर भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल का कलर व्हाइट तो नहीं है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए थोड़ा सा इसमें आपको कलरफुल ये दिखाया गया है। अदरवाइज इसको व्हाइट भी नहीं बोल के कलरलेस बोलना ज़्यादा इजी रहेगा, वैसे ल्यूको का मतलब व्हाइट ही होता है। यहाँ इनका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप लोग, ये कौन है आपका, प्लाज्मा हो गया, ये प्लेटलेट्स हो गई, ये रेड ब्लड सेल्स हो गई, और ये कौन सी हो गई, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स के पास क्या रहेगा, न्यूक्लियस होगा, बाकी दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होगा, ना ही तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस होगा और ना ही प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होगा। यहाँ लिखना रह गया, तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पर भी न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, किसके अंदर, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या फंक्शन होंगे, सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा कहां पर, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा कहां पर, बॉडी पार्ट्स। शॉर्ट में ही लिखूंगी मैं, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, लैंग्वेज में आप लोग अपने आप करिएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े, आपके नंबर नहीं कटे। ऑक्सीजन को हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा कौन, ब्लड करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ब्लड ही लेकर के जाएगा, कहाँ तक लेकर के जाएगा, हार्ट तक लेकर के जाएगा, और उसके बाद कहाँ तक लेकर जाएगा, लंग्स तक लेकर के जाएगा। डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, पूरी बॉडी में लेकर के जाएगा, किसको, डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी में लेकर के जाएगा। अगला हम लोग लिख सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा। ठीक है, ग्लैंड ने कोई हार्मोन को स्क्रीट किया है, हार्मोन को, हाँ हार्मोन को स्क्रीट किया है, हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक ले जाने का, टारगेट तक लेकर के जाने का काम किसका रहेगा, ब्लड का रहेगा। एक
बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी किसका रहेगा? ब्लड का रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट, अच्छा और रुको रुको रुको, इसको भी डिस्कस करते हैं अभी। ब्लड का क्लॉट बनाएगा, अभी बात कर ही ली थी ब्लड क्लॉट की। और एक आपको ये इन्फेक्शन से बचाएगा, फाइट विद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने का काम भी किसका रहेगा? ब्लड का रहेगा। यहां पर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, इसका क्या मतलब है कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा? इसका क्या मतलब होना चाहिए? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, शुरू से ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में कि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपकी बॉडी के अंदर होती हैं। अब उसमें क्या रहेगा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक होती हैं, सम रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एंड सम आर एंडोथर्मिक। सो देयर इज मच डिफरेंस इन बिटवीन टेम्परेचर, अलग अलग ऑर्गन्स में टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस हो जाएगा उनका। तो ब्लड क्या करेगा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां से टेम्परेचर को लेकर के, हीट को लेकर के कहां जाएगा? जहां पर टेम्परेचर कम है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहेगा? मेंटेन रहेगा। कितना होता है बॉडी का टेम्परेचर आपकी? 37 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो वो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। यही इसी के साथ आपका ब्लड वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, अभी ब्लड क्लॉटिंग हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, मैंने आपको सारी वहां तक लिख दी थी, क्लियर कट यहाँ से आपको मिल जाएगा। ब्लड क्लॉट में इंजर्ड टिश्यू, ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। बस यहाँ पर ये लिख लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कैसा था? प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है और ये कैसा है? एक्टिव है, ठीक है। और फाइब्रिन कैसी थी? इनसॉल्युबल। और फाइब्रिनोजन क्या था? सॉल्युबल। ब्लड क्लॉट क्लियर होगा। आगे देखते हैं क्या है। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर। यही बोला था मैंने आप लोगों को कि फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन कहां पर सिंथेसिस होती है? लिवर में। और प्रेजेंट कहां पर रहेंगी? ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये क्या चीज होती है? ब्लड ग्रुप सब जानते हैं ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। इसमें सबसे पहली बात ये, किसने दिया था ये ब्लड ग्रुप वाला कंसेप्ट? यहां पर आपको एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने दिए थे ब्लड ग्रुप्स। कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? सबको मालूम है, 4 ही ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। अब इनमें ए बी एंड ओ, इनमें एंटीजन एंड एंटीबॉडीज होती हैं। ब्लड ग्रुप में ना 2 चीजें होंगी, एक होगा एंटीजन और एक होगा एंटीबॉडी। जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें एंटीजन होगा ए, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन होगा बी, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होगा ए बी, एंड ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये हम पढ़ेंगे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या चीज होती है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए पढ़ रहे हैं इसको। अब एंटीजन तो सेम होते हैं, एंटीबॉडी ना अपोजिट हो जाते हैं। अपोजिट का मतलब, जैसे ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा? बी। इसको स्मॉल से कर लेते हैं। बी में एंटीजन कौन सा हो जाएगा? सॉरी एंटीबॉडी, एंटीजन नहीं एंटीबॉडी। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। ओ में हो जाएगा आपका ए बी एंटीबॉडी। क्या कुछ समझ में आया आप लोगों को? 4 ब्लड ग्रुप है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिए, ये होंगे किसके अंदर। अब होगा क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यही मतलब है ना कि किसी को अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ब्लड देते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, है ना। और उसमें भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ब्लड जो है सेम ब्लड ग्रुप का देना चाहिए। अगर अलग ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया जाएगा तो बहुत रिस्की मामला हो जाएगा, उसमें पेशेंट की लगभग डेथ ही हो जाती है 99% केस में। अब वो चीज क्यों होती है उसको देखने के लिए मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हैं। सपोज दैट कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए और उसको आपने ब्लड दे दिया कौन सा? बी।
ब्लड ग्रुप दे दिया आपने उसको, कौन सा, बी। तो इसके अंदर क्या रहेंगी, आप देखो दोनों की एंटीबॉडीज कौन सी हैं, अलग अलग है ना, तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगी आपस में, रिएक्ट कर जाएंगी, ब्लड का कोगुलेशन हो जाएगा। और कोगुलेशन का मतलब जैसे एग जब बॉईल कर देते हैं तो जम जाता है ना, वैसे जम जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा और इट लीड्स टू डेथ। इसीलिए सही ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए और बहुत ही केयरफुल तरीके से किया जाता है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसा नहीं कि चले जाइए और किसी भी, कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है जी, ए चढ़ा दो, ए बी चढ़ा दो, कुछ भी। ब्लड ग्रुप जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो बहुत ही सावधानी बरती जाती है इसके लिए। अब जरा यहाँ पर ये भी देख लें कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट सबसे ले लेगा ये, क्यों, दोनों ही, इसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, इसलिए दोनों का ही किसी का भी ले सकता है ये, इसमें कोई भी इस तरह से कोगुलेशन वाला कंसेप्ट इसके अंदर नहीं आता, ए बी के अंदर सबका ले लेगा। और ओ की अगर बात करेंगे, दिस इज यूनिवर्सल डोनर, ये सबको क्या कर देगा, ब्लड दे सकता है। अब इसमें भी आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें क्या आती हैं, इसमें एक ना फैक्टर होता है, RH फैक्टर। RH वर्ड आया है रीसस मंकी से, रीसस मंकी से, उनके अंदर ये वाला जो है ये RH फैक्टर वहां पर प्रेजेंट था, रीसस मंकी के अंदर ये वाला जो RH फैक्टर है वो प्रेजेंट था। अब ऐसे लोग जिनमें ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है वो तो हो जाएंगे कौन, पॉजिटिव। जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले हैं उनके अंदर क्या रहेगा, RH फैक्टर आपका प्रेजेंट रहेगा। और जिनमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर ये RH फैक्टर क्या रहेगा, यहां पर RH फैक्टर एब्सेंट होगा, यहां नहीं होगा। 85% पीपल जो है उनके पास क्या रहता है, ये 85% पीपल RH फैक्टर पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है, ये 85% है। ओनली 15% पीपल आर नेगेटिव, बड़ा रिस्की खेल होता है ये नेगेटिव वाला। उसमें भी अगर ये फीमेल के पास अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब केयरफुल रहने वाला बोलना चाहिए मुझे कि ये ब्लड ग्रुप है। इसमें क्यों, क्योंकि जब डिलीवरी होगी फर्स्ट जो बेबी होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर सेकंड वाले के अंदर, सेकंड वाले में अगर मदर के वॉम्ब में अपोजिट ब्लड ग्रुप वाला बच्चा है, मदर का नेगेटिव है, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो वहां पर रिस्क रहेगा आगे सर्वाइवल के चांसेस, बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके लिए उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है, RH फैक्टर का एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बने। खैर ये बहुत लंबी चीज़ है आगे की, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना, पर ये चीज़ें आपकी फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। ब्लड ग्रुप आप लोगों को सबको अपना पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्यों ये ध्यान रखना चाहिए कि सिमिलर ब्लड ग्रुप ही देना है, क्योंकि कोगुलेशन से बचने के लिए, ब्लड का रिएक्शन से बचने के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में केयरफुल रहना चाहिए। और कोगुलेशन किस तरह से होगा उसकी बात मैंने हम लोगों ने अभी यहाँ पर कर ली है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड और ब्लड ग्रुप, ये हो गई। अब आ जाएंगी आगे आपकी कौन सी, ब्लड वेसल्स, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट। थैंक यू।